है, जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए रुझानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एनडीए 130 पर बढ़त बना चुकी है, महागठबंधन 65 और जेएसपी 3 और अदर्स 2 पर। और वहीं अब बीजेपी देखिए आगे चल रही है। जेडीयू और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 5 मतों का अंतर नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों में। हाँ बिल्कुल जैस्मिन, बिहार के जो रुझान है, शुरुआती रुझान बड़े दिलचस्प है। आप देखिए यहाँ पर बिहार में एनडीए रुझानों में एक तरह से बढ़त बनाती हुई, और बल्कि कहा जाए कि ये बड़ी बढ़त है जो रुझान में जैस्मिन दिख रही है। एनडीए 130 सीटों पर रुझान में बढ़त बनाए हुए, महागठबंधन 35 सीटों पर, जन स्वराज 3 सीटों पर, और अदर्स की अगर हम बात करें यानी एमआईएम 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है 2 जगहों से। बिल्कुल बिल्कुल अबू, शुरुआती रुझान दिलचस्प भी होते हैं, धड़कन तो फिर आगे चल के बढ़ती है जब नतीजे, ये रुझान जो है नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस बीच अगर नगरोटा बडगाम की बात कर ली जाए तो वहां पर भी उपचुनाव हुए और नगरोटा का पहला रुझान सामने आया है, जहां अभी बीजेपी तेजी से आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी हद तक प्रिडिक्टेबल भी था, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा का जो कद है और उनके आधार पर जिस तरह से देवयानी राणा को टिकट दिया गया, उम्मीद यही थी कि देवयानी राणा वहां से जीत दर्ज कर सकती हैं और शुरुआती रुझानों में वो नजर आ रहा है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको बता दें कि ये रुझान है, रुझान यानी कि जैसे जैसे काउंटिंग हो रही है, जैसे जैसे राउंड्स की काउंटिंग पूरी हो रही है, जो ज्यादा वोट किस पार्टी को मिले हैं ये रुझान है। लेकिन ये बिल्कुल जैस्मिन, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक ही सीट है, तो वहां पर रुझान क्या मतलब, जो अब यहाँ पर बढ़त बनाएगा वो एक तरह से नतीजों में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक ही सीट है, इस वजह से यहाँ पर रुझान का तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा वो होगा जो यहाँ से बढ़त बनाएगा। और दिव्यानी राणा को जिस तरह से जो जमीन पर हम लोग देख रहे थे और पहले से हम लोग कह रहे थे कि दिव्यानी राणा का या बीजेपी का यहाँ पे कोई मुकाबला नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं है। एक तो आप देखिए कि सिंपैथी वोट देवेंद्र सिंह राणा के इंतकाल के बाद दिव्यानी राणा के साथ है, और इसके बाद ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में नगरोटा में जो जिस तरह से सोचा जा रहा था, जो पहले रुझान एक तरह से कह लीजिए, या जो पहली खबर आई है वो दिव्यानी राणा और बीजेपी के हक में एक तरह से। बिल्कुल। और अबू यहाँ पर मुझे लगता है हार जीत से ज्यादा बात करनी चाहिए मार्जिन की, क्योंकि मार्जिन ही मैटर करेगा। हार जीत तो लगभग प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि 2 ही सीटें हैं और घाटी में किस तरह की स्थितियां हैं, जम्मू खित्ते में किस तरह की स्थितियां हैं, किसका होल्ड वहां पर है, ये तमाम चीजें दर्शक भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मार्जिन की, और वो मार्जिन ही डिसाइड करेगा। हालांकि सरकार बनने गिरने इसका ये चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैटर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन वो फैक्टर्स भी क्या अगले 4 साल तक यथावत रहेंगे, क्या वही फैक्टर्स मैटर करते रहेंगे, ये भी अपने आप में चर्चा का एक विषय है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मार्जिन की ही यहाँ पर बात हो रही है। बिल्कुल। और जैस्मिन देखिए, नगरोटा में तो तस्वीर जहां तक वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगी, लेकिन जो दिलचस्प है वो बडगाम की सीट है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कुछ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जैस्मिन, यहाँ पर उनसे भी हम इस पर बातचीत करेंगे और डिटेल में जानकारी लेंगे। बिल्कुल। और विक्रम मल्होत्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जरा एक बार बता दीजिए कहां पर आप मौजूद हैं, किस काउंटिंग सेंटर पर, और क्या डिटेल्स वहां से सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बडगाम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है, 1 घंटा हो गया। देखिए जैस्मिन, आपको बताते चलें कि जहां पर एग्जैक्टली काउंटिंग सेंटर है उससे कुछ ही मीटर दूरी पे है हम। और देखिए बिल्कुल मैं आपको सुनता हुआ आ रहा हूं, जो मेरे सहयोगी है बाकी उनको सुनता हुआ आ रहा हूं। कहीं ना कहीं जो आप लोग बात कर रहे हैं विनेबल फैक्टर का, या जो मार्जिन है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर कहीं ना कहीं डिसाइड हो चुका है। अगर हम नगरोटा और बडगाम की बात करें तो देखिए, अगर हम बडगाम की बात करें, यहाँ पर लगभग जो कैंडिडेट रहेंगे, जो जीतेंगे, करीबन 1750 से 2000 के बीच फर्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। आप देख लीजिएगा इस बात को। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखें कुल मिला के 60,000 वोट पड़े हैं इसमें। 60,000 वोट 1,32,000 वोट में से, जिसमें से कई सारे नौजवान और बुजुर्गों ने इस बार वोट डाले। महिलाएं जो है उन्होंने इस बार उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जो उन्होंने 2024 में किया था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आगा रूल्ला का फैक्टर जो है, उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं अपने आप को डिस्टेंस कर रहा हूँ इस इलेक्शन से। तो उनके भी करीबन इन 60,000 वोट्स में से अगर हम बात करें तो 21,000 वोट्स थे। अब ये जो वोट्स है
सुनने में ये भी आ रहा है कि करीबन 4,500 से 5,000 वोट जो आगा रूल्ला को नहीं गए हैं वो पीडीपी के कैंडिडेट आगा मुंतजिर को गए हैं। अच्छा। तो देखिए मुकाबला इस बार काफी टफ होने वाला है यहाँ पर, स्पेशली अगर हम पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें। पीडीपी के जो कैंडिडेट है आगा मुंतजिर वो काफी ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली अगर हम यंगस्टर्स और बुजुर्गों की बात करें यहाँ पे। लेकिन एक बेस्टर्न सीट रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर, अगर हम बात करें 70 के दशक से लेके अभी तक कंपटीशन काफी मुश्किल है, टफ है। लेकिन आप देखिएगा मार्जिन जो है वो 1700 वोट से लेके 2000 वोट्स के बीच में ही होगा। जो विनेबल फैक्टर रहेगा, जो विनिंग कैंडिडेट रहेगा, करीबन 1900 वोट से ही 2000 वोट से उसकी जीत होगी। बिल्कुल, सरोज ने तो यहाँ पर बिल्कुल नंबर गेम सेट करके रखा है। सरोज, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा। विक्रम मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह की जानकारियाँ सरोज दे रहे हैं मौके से, क्योंकि ग्राउंड पर रहे हैं इस दौरान और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी किया होगा, लोगों से बात की होगी, आप क्या समझ रहे हैं? जो इनके असेसमेंट है वो काफी हद तक करेक्ट है। बहुत थिन मार्जिन रहने वाला है इस चुनाव में, क्योंकि एक तो वोटिंग भी कम हुई है, आपने देखा केवल 60,000 के करीब वोट पोल हुए हैं। और जो दूसरा आगा रहुल्ला का फैक्टर है और जो कुछ इंडिपेंडेंट एक दो भी हैं, तो मुझे लगता है कुल मिला के बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है। और जो एक नया इमर्जिंग फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है, क्योंकि पहली दफा यहाँ चुनाव लड़ा तो यहाँ पे एक अच्छा साइजेबल वोट भारतीय जनता पार्टी भी लेने वाली है। ठीक है, मैं मल्होत्रा जी आपको सर रोकना चाहूंगा। इस वक्त सीधे हम समीर के पास चलेंगे और राजन शायद इस वक्त निकल कर आए हैं। समीर, क्या कुछ बड़ी जानकारी राजन इस वक्त साझा कर रहे हैं? जी, मैं राजन के पास ही जा रहा हूँ। एक अपडेट आया है, पहला राउंड खत्म हुआ। राजन, क्या हुआ है जरा बताएं। देखिए, पहले राउंड में देवयानी राणा ने जो है 1100 से ज्यादा की लीड बना ली है, जबकि शमीमा बेगम जो उनसे सेकंड नंबर पे है वो लगभग 1100 वोट जो है वो इस वक्त देवयानी राणा से पीछे है। यानी कि जिस तरह से उम्मीद हमने पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो एक सिंपैथी वेव है वो बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। यहाँ वोट पड़े हैं और किनको कितने वोट? देखिए, लगभग 5000 से ज्यादा वोट पड़े हैं अभी, और जो काउंटिंग हुई, हाँ, जो अभी काउंटिंग हुई है, 5000 वोटों की काउंटिंग हुई है, और उसमें जो है लगभग 1100 से ज्यादा की, जो 1170 की जो है वो लीड जो है इस वक्त देवयानी राणा के पास है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है, जो रुझान की हम बात कर रहे थे, वो उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त जो है यहाँ पे काउंटिंग जो है वो दूसरे राउंड की भी शुरू होने वाली है। और पहले राउंड में जो अगर हम कहें तो इस वक्त देवयानी राणा आगे हैं। जी, ठीक है। तो देखिए, राजन ये कह रहे हैं कि 1100 वोटों की लीड ली है, और जिस तरह मैंने कहा था, जिस तरह हमने ब्रेक किया था कुछ टाइम पहले कि देवयानी राणा आगे है, अब कंफर्मेशन आ गई है। ऑफिशियल कंफर्मेशन ये है कि पहले राउंड के खत्म होने के बाद जो यहाँ ऑफिशियल बाहर निकल के आए थे, क्योंकि पहले यहाँ स्क्रीन लगता था, लेकिन आज स्क्रीन नहीं है, एक ही सीट है, स्क्रीन नहीं लगा, लेकिन अब ऑफिशियल्स अपडेट दे रहे हैं। और अपडेट में जो पहला राउंड खत्म हुआ उसमें 1100 से ज्यादा की लीड ली है देवयानी राणा ने। दूसरे नंबर पर शमीम बेगम है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और तीसरे पे फिर हर्षदेव सिंह है। तो बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा से आ रही है, जहां पर काउंटिंग चल रही है। और समीर राजन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है कि पहले राउंड में देवयानी राणा 1100 वोट से आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतगणना जारी है। नगरोटा और बडगाम में काउंटिंग इस वक्त जारी है। नगरोटा के रुझानों में अभी तक बीजेपी आगे बनी हुई है, अभी तक बीजेपी की देवयानी राणा आगे बनी हुई है। और बड़ी खबर यही है कि पहले राउंड में नगरोटा सीट से देवयानी राणा 1100 वोटों से एनसी उम्मीदवार शमीमा बेगम से 1100 वोटों से आगे चल रही है। बिल्कुल अबू, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है 1100 वोटों से आगे चलना। हालांकि अभी सिर्फ पहले राउंड की वोटिंग कंप्लीट हुई है। और विक्रम मल्होत्रा जी लगातार हमारे साथ बने हैं। विक्रम जी, नगरोटा से तो आपके लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है, लेकिन बडगाम में आप जो तमाम फैक्टर्स गिना रहे हैं, जो नंबर गेम हमारे सहयोगी ने भी गिनाया और आपने भी उससे कहीं ना कहीं अग्री किया कि कुछ इसी तरह का रहने वाला है, लेकिन फिर भी बीजेपी के लिए तो वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आपने 2024 के इंतखाबातों में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन 2025 के उपचुनावों में जरूर उतारा किसी उम्मीद के साथ, लेकिन ये उम्मीद पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। आप खुद एनसी और पीडीपी का ही जिक्र कर रहे हैं। नगरोटा के बारे में कुछ जिक्र करूंगा। देखिए, ओवरऑल जो स्टेट का आप एक साल में जो हालात बने हैं और जिस तरह से उमर, अभी एनसी के प्रवक्ता जब जुड़े थे उन्होंने खुद ही एडमिट किया
कि 1 साल से एंटी इनकम्बेंसी जो है वो सेट इन हो गया है। तो एंटी इनकम्बेंसी तो सरकार के खिलाफ होता है, जो सरकार इक्तिदार में होती है। तो 1 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी सेट इन किया, उसकी वजह से आज जो हालात हमको ग्राउंड पे देखने को मिल रहे हैं, अगर 1 साल में उमर अब्दुल्ला सरकार ने कुछ काम किया होता जम्मू या कश्मीर में, तो दोनों जगह एक उसका जो ट्रांसलेशन है वो वोट में होता। तो आज अगर दोनों सीटें हम ये मान के चल रहे हैं कि नगरोटा तो तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है और बड़गाम में भी वो टाइट स्पॉट में है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो बड़ा क्योंकि पहली दफा चुनाव लड़ रही है, तो हम तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कभी नहीं आपसे ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आगे लगता है कि कांटे की टक्कर है, ये एनीबडीज गेम हो सकता है, पर वहां पे जो मेजर स्टेक होल्डर है, हमको यथार्थ भी समझ के चलना चाहिए ना। जो ग्राउंड पे बड़गाम में पॉलिटिकल पार्टीज की ताकत, बिल्कुल नहीं, फेयर इनफ। आप विक्रम जी आप ठीक कह रहे हैं, इट्स फेयर इनफ अबू, क्योंकि देखिए पहली बार बीजेपी चुनाव लड़ रही है और पहली बार कोई पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है जीतने के लिए तो नहीं लड़ती, अपनी आमद दर्ज कराने के लिए पहली बार लड़ती है। आप देखिए कि 2024 में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था और कहीं ना कहीं बाई पोल में आना बीजेपी का मतलब। चलिए ये बड़ी खबर भी आ गई है अबू, जहां बड़गाम के पहले रुझान सामने आ चुके हैं। थोड़ी देर लगी लेकिन आ ही गए। बड़गाम के पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि काफी हद तक बहुत सारी चीजें बड़ी खबर है इस वक्त। आपको बता दें कि बड़गाम सीट से भी पहला रुझान आ चुका है और बड़गाम के पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं रुझान में, ट्रेंड्स में। तो बड़ी खबर इस वक्त बड़गाम से आ रही है, जहां पर पहले रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद महमूद आगे चल रहे हैं। हालांकि यहां पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन शुरुआती रुझान में नेशनल कॉन्फ्रेंस बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, और इसी की उम्मीद भी की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है वहां पर, क्योंकि 1977 के बाद से एक भी बार नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पर नहीं हारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। बड़गाम और डिलिमिटेशन के बाद थोड़े से जो समीकरण थे वो चेंज हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बड़गाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पहला रुझान जो बड़गाम सीट से आया उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आगे चल रही है। बिल्कुल, सरोज को हम ले लेते हैं फौरन स्क्रीन पर। सरोज देखिए, क्या बड़गाम के जो नतीजे आएंगे वो क्या चौंकाने वाले भी एक तरह से हो सकते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस रुझान में आप देखिए कि हालांकि ये अभी बहुत शुरुआती रुझान है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए है। देखिए दोनों फैक्टर्स चौंकाने वाले हैं। अगर यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत जाता है तो चौंकाने वाला इसलिए क्योंकि जो इनका सबसे बड़ा मेन फेस रहा है सईद आगा रूल्ला, जिसने खुद को डिस्टेंस किया था इस इलेक्शन से, तो कहीं ना कहीं वो चौंका देगा कि जो ये इलेक्शन रहा ये किसी के चेहरे को वोट नहीं दिया गया है, ये पार्टी को वोट दिया गया है। और अगर वो हारे तो जाहिर सी बात है चौंकाने वाला होगा, क्योंकि पीडीपी के जो आगा मुंतजिर है वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तरह सामने नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ 1900 से 2000 के बीच का ही फर्क होगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, क्योंकि आगा सईद उल्ला मेहंदी का फैक्टर बड़गाम उपचुनाव में बहुत ज्यादा डिसाइसिव माना जा रहा था, लेकिन उसके बाद जब इस पर चर्चा तेज हुई, समीर मेरा सवाल आपसे है, तो फिर जिस बात पर हम पहले जिक्र कर रहे थे कि कोई भी चेहरा पार्टी से बड़ा तो नहीं हो सकता। देखिए पार्टी इंपॉर्टेंट होती है, इंडिविजुअल आते हैं जाते हैं। माना कि आगा रोला का एक दबदबा है बड़गाम में और उन्होंने कई चुनाव वहां से जीते हैं, लेकिन पार्टी ने तो उनको बनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो उनको बनाया है। वो जब पार्टी में जब मिनिस्टर बने, मुझे याद है 2009 में साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, बहुत छोटी उम्र थी, मतलब उतनी उम्र उतनी है नहीं उनकी, और मैं उनसे बोलता था, मैं उनको बोलता था कि आप तो बहुत छोटी उम्र में ही मिनिस्टर बने हैं। तो कहीं ना कहीं मिनिस्टर बने, एमपी बने, एमएलए बने, तो वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बने। एक और अपडेट राजन ले रहे हैं। राजन क्या अपडेट है? यहाँ सबसे बड़ी अपडेट ये है कि देवयानी राणा को इस वक्त टोटल जो है 2477 वोट मिले हैं और सबसे इसमें ब्रेकिंग बात यह है कि सेकंड नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट नहीं है बल्कि हर्षदेव सिंह हैं, जो हर्षदेव सिंह पैंथर्स पार्टी से हैं, उनके 1366 वोट हैं और इस वक्त 1110 वोट हैं शमीमा बेगम के। यानी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट हैं वो थर्ड नंबर पे हैं, यहाँ पे सेकंड नंबर पे यहाँ पे हर्षदेव सिंह आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बड़ा बिल्कुल समीर इस बारे में जिक्र भी कर रहे थे हम। हर्षदेव सिंह है, इसमें हम
हम बहुत कह भी रहे थे कि हर्षदेव ने बहुत मेहनत की है और लगातार पिछले 1 साल से वो मंथन कर रहे थे, जगह जगह पे घूम रहे थे और उन्होंने हर्षदेव ने बहुत मेहनत। ठीक है, 1 मिनट समय मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। सरोज के पास कुछ अपडेट है। सरोज, यस। नहीं, देखिए अपडेट बस इसी में यही इजाफा करना चाह रहा हूँ आप ही की बात में कि कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कहीं ना कहीं फिर उन्होंने कोशिश की कि वो पार्टी से ऊपर जाएं और वो एक हद तक गए भी, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ कि पार्टी बड़ी निकली और लीडर जो है कहीं ना कहीं वो पार्टी से बड़ा नहीं हुआ है। तो उसी केस में आगा रूहुल्लाह कहीं ना कहीं जिस हिसाब से माहौल बनता गया उसमें पार्टी को उन्होंने प्रायोरिटी देनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं दी। लेकिन वही बात है, अगर यहाँ पर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जीतते हैं, उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह की जो आपस में ये अनबन है, ये कौन सा नया मोड़ लेगी ये भी देखना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों ही जगह चौंकाने वाली चीजें हैं। हालांकि बडगाम को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लीड बनाई हुई है, ये कोई नई बात नहीं है, या ये बहुत ज्यादा इस तरह से शुरुआती रुझान है, शुरुआती रुझान में, और इसमें भी आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर सरोज बता रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं और हमने भी जो जमीन पर देखा है चुनाव के बीच में कि पीडीपी ने भी बहुत मेहनत की है और यहां पर अभी हो सकता है कि तस्वीर बदल भी सकती है कुछ टाइम के बाद। लेकिन जो चौंकाने वाला है फिलहाल के लिए, अगर ताजा रुझानों के हिसाब से अगर हम कंसिडर करें, तो चौंकाने वाला है हर्षदेव सिंह का नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट से आगे चल रहा है। देखिए, इतना चौंकाने वाला नहीं है। हर्षदेव सिंह एक तजुर्बेकार सियासतदान है, कई बार एमएलए रह चुके हैं, 3 बार। और आपको बताते चले कि प्रोफेसर भीम सिंह के शागिर्द हैं, तो इस वजह से चौंकाने वाला नहीं है। और यहां पर समीर से भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे, राजपूत वोट हो गया, गुज्जर बकरवाल वोट हो गया, मुस्लिम फैक्टर, तो ये कहीं ना कहीं हर्षदेव सिंह एक बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन हमारी टैली में जो चल रहा है उसके मुताबिक तो नगरोटा में एनसी और बीजेपी के बीच ही कांटे की टक्कर, लेकिन हर्षदेव सिंह का फैक्टर इतना बड़ा हो जाएगा कि शुरुआती रुझानों में वो इतने ज्यादा अंतर से आगे चलेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इसे समीर बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। समीर, आपके पास आएंगे। हर्षदेव सिंह जो फैक्टर है, इसे किस तरह समझा जाए? दूसरे नंबर पर इस वक्त चल रहे हैं वो। जी, मैंने जस्ट पहले भी बात की थी, जब जैस्मिन के साथ हम बात कर रहे थे इनिशियल में ही, तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि जो हर्षदेव सिंह है वो दिव्यानी राणा की तरह वो भी ऐसे एक नेता हैं जो कि पिछले 1 साल से लगातार नगरोटा में रहे। और मुझे याद है जब चुनाव हार गए वो उधमपुर से, तो उन्होंने फोकस किया फिर नगरोटा, और नगरोटा में उनके पोस्टर जगह जगह पे चिपके हुए थे और उसमें लिखा था कि जो नगरोटा का शेर सिर्फ हर्षदेव सिंह। तो ये जो शेर वाली कहानी है, हर जगह पे वो अपनी ग्राउंड बना रहे थे और जगह जगह पे उन्होंने मंथन किया, लोगों के पास घूमे, लोगों के पास साथ मिले और एक ग्राउंड बनाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं को समझाए कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को ये वोट सीट देना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खुद उतरना पड़ा। हर्षदेव ने फैसला किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कितनी सीटें, कितने वोट लेते हैं आगे चल के, क्योंकि अभी समीर, और बड़ी बात यह है कि वो नगरोटा से आते भी नहीं है, बेसिकली नगरोटा से ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आकर उन्होंने यहाँ पर मेहनत की है। देखिए जो डिलिमिटेशन हुई है उसमें कोई ऐसा एरिया है जो कि पहले उधमपुर में था, वो नगरोटा में आया है डिलिमिटेशन के बाद, तो कहीं ना कहीं वो जो पॉकेट है वहां से उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एक राजपूत है वो, और राजपूतों का एक बड़ा तबका है नगरोटा में, और कहीं ना कहीं जो एक फैक्टर भी रहता है, एक पोलराइजेशन का एक फैक्टर भी रहता है कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो किसी और को वोट देंगे, एक पर्टिकुलर समाज की अगर बात करें तो वो एक फैक्टर भी रहता है। तो कहीं ना कहीं हर्षदेव को उसका फायदा होगा, जो बीजेपी से नाराज है वो हो सकता है कि हर्षदेव की तरफ मुड़े। अच्छा समीर, एक चीज मैं आपसे और ये समझना चाहूंगी, वो भी एक फैक्टर रहता है। और बिल्कुल समीर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि अगर ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, देवयानी राणा बढ़त बना लेती हैं और हर्षदेव सिंह फिर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, तो आगे आने वाला समय क्या बीजेपी के लिए चैलेंजिंग रह सकता है? हालांकि बहुत लंबा समय है, 4 साल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस तरह से हर्षदेव सिंह या पैंथर्स पार्टी आगे बढ़त बनाती है, तो क्या बीजेपी के लिए ये एक चीज ऐसी रह सकती है जिसको लेकर बीजेपी को हमेशा आगे आने वाले इंतखाबातों में सोचकर चलना पड़ेगा और रणनीति इस दिशा में तय करनी पड़ेगी?
देखिए पैंथर्स पार्टी की अगर हमें हिस्ट्री की बात करें तो पैंथर्स पार्टी की एक दबदबा होता था, और मुझे याद है कि उधमपुर की जो सीटें हैं वहां पे ज्यादातर उनका दबदबा रहता था। इसके साथ साथ उधमपुर के साथ साथ कई पैकेट जैसे सांबा सेक्टर है, सांबा एरिया है, विजयपुर एरिया है और कठुआ का एरिया है, वहां पे भी एक अच्छा दबदबा उनका होता था। लेकिन वक्त गुजरा और वक्त गुजरने के साथ साथ पैंथर्स पार्टी कमजोर हो गई। लेकिन अब दोबारा से अगर हर्षदेव वहां से अच्छे वोट लेते हैं तो हर्षदेव की कोशिश होगी कि वो अपनी पैंथर्स पार्टी इंडिया को जो उन्होंने बनाई है उसको एक नई तरह से रिवैम्प करे, नए तरीके से उसको वो करे। तो एक देखिए अपडेट आया हुआ है, हम अपडेट की तरफ जाते हैं। अपडेट एक आया हुआ है जो देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट देखने में। अपडेट समीर, आज हम लोग राजन का नाम अपडेट रख देते हैं, क्योंकि राजन जैसे ही दिखते हैं वैसे आप कहते हैं कि अपडेट आया हुआ है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि नगरोटा में दूसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है और पहले राउंड में बीजेपी के दिव्यानी राणा को बढ़त मिली है। इस वक्त बड़ी खबर नगरोटा से, पहले राउंड में दिव्यानी राणा को 2477 वोट मिले हैं और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह को 1366 वोट मिले हैं। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीमा बेगम तीसरे नंबर पर हैं। और आपको बता दें कि नगरोटा में दूसरे राउंड की काउंटिंग इस वक्त जारी है। पहला राउंड मुकम्मल हो चुका है और पहले राउंड में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बिल्कुल, दिव्यानी राणा 2477 वोट से और राजन इस वक्त कुछ जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि ये अभी हर्षदेव सिंह जो है, नहीं पहले से बता दीजिए क्या है। देखिए अभी जो है लगभग 6314 वोट जो हैं देवयानी राणा के पास हैं, जबकि सेकंड नंबर पे अभी भी हर्षदेव सिंह बने हुए हैं 2590 वोट से। और जो शमीमा बेगम हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो 1990 वोट टोटल उन्होंने लिए हैं। अभी 11211 वोटों की काउंटिंग हो चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लीड देवयानी राणा की केवल 1100-1200 की थी, वो अब लगभग है यहां से बढ़ी हुई है, लगभग डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि हर्षदेव सिंह के 2590 हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि डबल से ज्यादा जो है लीड इस वक्त दिव्यानी राणा ले चुकी हैं। यानी कि जो सिंपैथी वेव की हम बात कर रहे थे वो उनके पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इस वक्त जो हमारे दर्शक अभी जुड़े हैं उनको दोबारा आप अपडेट बिल्कुल देखिए कि इस वक्त दिव्यानी राणा जो कि बीजेपी कैंडिडेट हैं, उन्होंने टोटल जो अभी वोट लिए हैं वो है 6314, जो कि अब हर्षदेव सिंह जो कि पैंथर्स पार्टी से हैं वो सेकंड नंबर पे हैं। उम्मीद ये लगाई गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कि इस दफा वो सीट, ये नगरोटा की सीट जीतेंगे, लेकिन यहां उनको काफी निराशा इस बात की होगी कि उनकी जो कैंडिडेट हैं वो इस वक्त थर्ड नंबर पे हैं। सेकंड नंबर पे पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह 2590 वोट उन्होंने टोटल अभी तक लिए हैं, जबकि टोटल कितनी शमीमा बेगम के 1990 वोट हैं। और टोटल जो है अभी 11211 जो है ये जो काउंट हो चुके हैं वोट, 11 राउंड होने हैं। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि पहला राउंड जो है वो खत्म हो चुका है। हाँ बिल्कुल 4000 से ज्यादा की जो लीड है इस वक्त दिव्यानी राणा ने जो है वो बना ली है, जो बहुत एक तरह से हम कहेंगे कि जो ट्रेंड सेट कर सकती है आगे जाके, क्योंकि सेकंड राउंड में भी यदि या थर्ड राउंड में भी ये ट्रेंड बना रहता है तो ऐसा हो सकता है कि चौथे ही राउंड में ये लगभग साफ हो जाए कि दिव्यानी राणा जीत चुकी है। लेकिन अगर इसी तरह के ट्रेंड बने रहते हैं, अगर इसी तरह से रहते हैं समीर, अगर ये ट्रेंड जी बिल्कुल समीर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो जैसा कि राजा ने कहा, हो सकता है कि दिव्यानी राणा भारी बम्पर मतों से यहां पर जीत दर्ज कर ले। दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर मैं यहां पर कंसिडर करना चाहूंगी, एक सिंपैथी वेव जिसका आपने जिक्र किया, और देवेंद्र सिंह राणा के जो काम है, उनकी जो छवि, उनकी जो प्रतिष्ठा है, उसका सीधा सीधा फायदा दिव्यानी राणा को यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से हम बात भी कर रहे थे कि दिव्यानी राणा को सिंपैथी फैक्टर भी काम आएगा। उनके पिता देवेंद्र सिंह राणा ने जो काम किया है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उसका भी फैक्टर है। बीजेपी की जो मशीनरी है, बीजेपी का जो पोल मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। दिव्यानी राणा ने खुद मेहनत भी की है, लेकिन जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार नगरोटा चले गए, उन्होंने वहां पे बहुत मेहनत की, उनके लिए कैंपेनिंग की है, उसका भी फायदा मिलेगा। और बीजेपी कहीं ना कहीं जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेलियर्स को उठा रही है, लोगों के सामने पेश कर रही है, खासकर जम्मू में उसको भी, और जम्मू के नैरेटिव को जो आगे बढ़ाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसका भी फायदा उनको मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लिए दिव्यानी राणा का जीतना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कितने
ने बड़े मार्जिन से चुनाव जीती है। देखिए उनके पिता ने 2024 में 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता था। वो कोशिश ये होगी देवयानी राणा की कि उस लीड को ज्यादा बढ़ाए। मैंने जब उनसे कुछ दिन पहले बात की थी तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है, मैं कितने वोटों से। बिल्कुल, यहाँ पर आपको रोक रहे हैं समीर। दूसरे राउंड में देवयानी राणा के वोटों का अंतर सामने निकल कर आया है। नगरोटा में दूसरे राउंड की वोटिंग गिनती में भी बीजेपी आगे चल रही है। दूसरे राउंड में देवयानी राणा को 6,214 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में देवयानी राणा को 6,314 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड के बाद बीजेपी को 4,000 की लीड यहां पर मिली है अबू। और जो कह रहे हैं कि वोटों का अंतर जो देवेंद्र सिंह राणा का था 30,000 से ज्यादा का, अगर यही ट्रेंड आगे रहता है तो फिर अंतर बहुत ज्यादा हो सकता है मार्जिन। बिल्कुल जैस्मिन, अब देखिए जहां पर हम बात हर्षदेव सिंह की कर रहे हैं, ये अगर हर्षदेव सिंह दूसरे नंबर पर आते हैं और इसी तरह से ट्रेंड बना रहा और इसी तरह से हार जीत होती है, यानी एनसी तीसरे नंबर पर जाती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, उमर अब्दुल्ला के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं जीत रहे तो कम से कम आपका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहना चाहिए। लेकिन अगर हर्षदेव सिंह यहां से दूसरे नंबर पर आते हैं जिस तरह से अभी ट्रेंड चल रहा है, तो ऐसे में ये एक बड़ा झटका नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए होगा। इस पर हम समीर से भी समझने की कोशिश करेंगे और लगातार हमारी नजर जैस्मिन इन ट्रेंड्स पर और रुझान और अब जो नतीजे आना शुरू होंगे इस पर भी बनी रहेगी। बिल्कुल।